आदरणीय मंच और उपस्थित बहनों और भाइयों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स आप सबके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम फ्रेजाइल 5 to become the 5th largest economy in the world today, and we hope to be the 3rd largest in a few years down the line. और भी एक कहना चाहूँगा कि amongst the large economies, we have been the consistent economy which is growing at the fastest rate. ये बहुत important फैक्टर है कि पोस्ट कोविड और डिस्पाइट वॉर इन द मिडल ईस्ट, वॉर इन यूरोप एंड टेंशन्स इन साउथ चाइना सी, हमने हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट होने नहीं दिया। एंड ऑल सेक्टर्स इन इंडिया आर बूमिंग। केवल रिजर्व बैंक नहीं, हमारे यहाँ अलग अलग संस्थाएं 20-21 पैरामीटर्स को एवरी वीक मॉनिटर करते हैं और ऑन ऑल 21 पैरामीटर्स वी आर मूविंग अहेड फास्ट। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहां हम पीछे पड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर इज डूइंग वेल, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डूइंग वेल। संभावना है कि इस साल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट भी 5%, 5.5% तक होगा। ये एक सेक्टर था जो 3% के लगभग ग्रोथ हुआ करता था, बट विथ लॉट ऑफ इनोवेशन, सपोर्टिव पॉलिसीज ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आर ऑल्सो बूमिंग। और एक बात अपने देश में साइलेंटली हो रही है, हम महसूस तो करते हैं बट उसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। अक्रॉस सेक्टर्स, नॉट ओनली इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन बड़ी रैपिड गति से बढ़ रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। हम पेमेंट सेक्टर में तो महसूस करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में महसूस करते हैं, but digitalization is a process, it is sweeping across sectors in the country. और मैं मानता हूँ कि आने वाले 5-7 वर्षों में we will be the leading in the process of digitalization in the entire world. ये सब देखते हुए हम सब लोग और भी एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम is very robust, vibrant and extremely strong today. Banking of course forms the principal segment of this financial system. और इस साल का यदि unaudited results यदि जो हम सामने पढ़ते हैं, अपने सामने आते हैं, वो दिखता है कि the Indian banking sector is extremely well capitalized. It will be plus 15% as far as capitalization is concerned. और ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि without government infusing any capital in public sector banks, फिर भी हमारा capital adequacy for banking sector is excellent, plus 15% है। क्रेडिट ग्रोथ हम सब लोगों ने पढ़ा ही होगा पेपर में, it is hovering around 15%. डिपॉजिट ग्रोथ इज अबाउट 10%। पिछले 2 वर्षों में डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लोअर देन द क्रेडिट, ये भी हम सब लोग पढ़ते हैं। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इस साल हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इट विल बी हॉवरिंग बिटवीन 75 to 80%, परहैप्स द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ 75% से ज़्यादा प्रोविजनिंग कवरेज रेशो है। 2-3 राष्ट्रीय देश हैं, यूएसए एक उसमें है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड है जो
ऑलमोस्ट 100% प्रोविजन करते हैं, बट वी रैंक परहैप्स थर्ड और फोर्थ इन द वर्ल्ड, जहाँ 75% से ज़्यादा प्रोविजनिंग कवरेज रेशो अपना है। और भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में विशेष करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टि से हमने बहुत कुछ काम किया। केवल जनधन योजना के अकाउंट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, डिजिटलाइजेशन के कारण हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा किया है। और ये सब करते समय हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही है, रिजर्व बैंक की रेगुलेटर के रूप में पॉलिसी रही है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक लार्ज इकोनॉमी के रूप में उभरते समय हमारी फाइनेंशियल इकोसिस्टम मजबूत रहे, वाइब्रेंट रहे, और जो भी हमारी आवश्यकताएं इकोनॉमी की सब सेगमेंट्स की फुलफिल करते रहें। इसका उदाहरण से हम देख रहे हैं कि वी आर taking very many steps across in the financial system. और डिजिटलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी का इंडक्शन, अपग्रेडेशन एंड कंटिन्यूअस बेसिस पे उसका विस्तार हम सब सेक्टर्स में कर रहे हैं, विशेष करके फाइनेंशियल सेक्टर में हम करने जा रहे हैं। फिनटेक का रेवोल्यूशन अपने देश में बहुत बड़ा हुआ, और जिस पद्धति से फाइनेंशियल सेक्टर की संस्थाएं हमारे यहाँ फिनटेक के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही है, वो भी मैं मानता हूँ विशेष है। जो इनिशियल रिजल्ट्स अब आए हैं उसके माध्यम से फिनटेक सेक्टर का ग्रोथ हैज बीन एज हाई एज 30 to 35%। रिजर्व बैंक ने बहुत पहले, 5-7 साल पहले, यहीं पूना में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा था, इट इज नाउ टाइम फॉर बैंक्स एंड फिनटेक्स टू वर्क टुगेदर, क्योंकि फिनटेक्स आने वाले वर्षों में दे विल वर्क बोथ एज एग्रीगेटर्स एंड डिसएग्रीगेटर्स। ये जो बदल हो रहा है, इन सबको हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरे इकोसिस्टम के। ये सब कहते समय मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आने वाले वर्षों में कंपटीशन बढ़ेगी। डिपॉजिट ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर ऑल सेगमेंट्स। सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हिचकिचाते थे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, उन सब के रेट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 6.75 to 7.50 ऑल्सो इन सम केसेस। और अर्बन बैंकों को भी इस कंपटीशन में रहना पड़ेगा। हम रेट कम करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू रेज रिसोर्सेस। और आज पूरी बैंकिंग सेक्टर, कुछ वर्षों के पहले उन्होंने जो कम रेट रखे थे उसके कारण उनके जो लॉयल डिपॉजिटर्स वर्षों के साथ थे, दे हैव शिफ्टेड टू अदर सेगमेंट्स। और एक बार यदि डिपॉजिटर जाता है तो वो 3 साल तक तो आसानी से वापस नहीं आता है। तो हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ हम सब लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमी ने जिस गति पकड़ी है, उस गति को यदि हम सब लोगों को साथ बढ़ना है तो हम सब लोगों को स्पीड भी पकड़ना पड़ेगा, स्केल भी अपना रखना पड़ेगा, और स्प्रेड भी हम सब लोगों को आगे ध्यान में रखकर हमारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। अर्बन बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि we have to concentrate on massively on technology upgradation. कोर बैंकिंग सोल्यूशन इंसिस्ट किया तो सब बैंकों ने तो कर लिया, बट वी आर स्टिल, मेनी ऑफ अस आर यूजिंग कोर बैंकिंग एज अकाउंटिंग मशीन्स। वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर मेनी अदर पर्पजेज जो कोर बैंकिंग के साथ कोलैटरल बेनिफिट्स हम सब लोगों को मिलते हैं। MIS का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्रॉस सेलिंग का के लिए जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, आउटरीच बढ़ाने के लिए जो हम सब लोगों को करना चाहिए वो नहीं करते। और बहुत सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी नेटवर्थ
जिस मात्रा में उन्होंने बढ़ाने की आवश्यकता है व्हेन वी आर गोइंग ahead with टेक्नोलॉजी, उतनी हमने बढ़ाई नहीं है। और उसके कारण बहुत सारे इश्यूज में हम पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बैंक्स है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बट पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक की तुलना में भी बहुत सारी सर्विसेज जो हम दे सकते हैं, देने की आवश्यकता है, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी एक अड़चन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए जिस प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, उसमें भी बहुत बड़ा डेफिसिट है। और आज के दिन में हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बट कमिटेड, डिवोटेड ह्यूमन रिसोर्स को हम खरीद नहीं सकते। तो उसके कारण हमें ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेस फोर्स को नर्चर करना होगा अपने यहीं, और उसकी अपग्रेडेशन स्किल्स की भी विशेष ध्यान रखना होगा। उनके करियर ग्रोथ पाथ का भी विचार करना पड़ेगा, ताकि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपग्रेड करें और स्केल करें। एक टाइम चर्चा होती थी कि हमारी ब्रांचेस कितनी हैं। ब्रांचेस आर रेलेवेंट, ब्रांचेस का नेटवर्क होना ज़रूरी है, बट बिजनेस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से मर्यादित संख्या ब्रांच के होने पर भी उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता है यदि हमने ठीक से टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़ना, करने की बहुत आवश्यकता है। मैं बहुत बैंकों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बैंकर्स, अर्बन बैंकर्स से, तो ध्यान में आता है कि बैलेंस शीट फाइनलाइज करते समय हम सब लोग अपना खुद का हेड ऑफिस बड़ा हो, हमारी ब्रांचेस अपने खुद की हो, इसके लिए बिल्डिंग फंड का तो प्रोविजन हम करते हैं, बट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के समय टेक्नोलॉजी के लिए हम फंड जितना करने की आवश्यकता है उतना करते नहीं हैं। और उसके कारण फिर हम कहते हैं कि नहीं, रिसोर्सेस कम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि वी हैव टू ओवरकम दिस। एक चीज़ हम सब लोगों को बैंकिंग सेक्टर में समझनी चाहिए कि जैसे मेडिकल सेक्टर आज पूरा कैपिटल इंटेंसिव बन गया है, केवल डॉक्टर्स और दवाइयों के साथ मेडिकल सर्विसेज हम दे नहीं सकते। इट इज़ फुल्ली और हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज बन गई है। उसी प्रकार बैंकिंग सेक्टर भी बन गया है, इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। तो हम सब लोगों को ये ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको विनती करूंगा कि 4-5 मुद्दों के ऊपर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमें एक्सपांशन बड़ी मात्रा में करना है, हमारा जो क्लाइंट बेस है वो लगातार बढ़ाते रहना है। वो करने के दृष्टि से 4-5 मुद्दों की तरफ हम विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, हमारा कैपिटल बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल प्लॉबैक ऑफ प्रॉफिट से, नेटवर्क बढ़ाने से काम नहीं हो पाएगा आने वाले 4-5 वर्षों के लिए, तो ऐसा मेरा मानना है। वी हैव टू इंक्रीज अवर कैपिटल। और उसके ऊपर बहुत लोग चर्चा करते हैं कि कैपिटल से डिविडेंड ज़्यादा देते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जस्ट वे उसके प्रोज एंड कॉन्स। जितना बिजनेस बढ़ेगा उनके कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड देने की कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये मेरा अध्ययन से विश्वास का मत है। तो कैपिटल बढ़ाना आवश्यकता है। और इलेक्शन होंगे, उसके कारण फिर ज़्यादा खर्चा होगा, कंटेस्ट होगी। जो लोग अच्छे प्रामाणिकता से बैंक चलाते हैं वो बोर्ड कभी हारता नहीं है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। तो कैपिटल बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम सब लोगों को बढ़ाना चाहिए। साथ साथ हम सब लोगों को पॉलिसी फॉर्मुलेशन की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और विशेष करके 3 पॉलिसीज़ के ऊपर हम ध्यान दें। मैं कहूँगा, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी,
दूसरी मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी पॉलिसी, और तीसरी हमारी ऑपरेशंस रिलेटेड पॉलिसी कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, क्रेडिट पॉलिसी हमारी क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या होगी। उसको मैं तीसरे हिस्सों में मानता हूँ कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के तरफ हम विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा मुद्दा मैं आप सबको विनती करूँगा कि वी हैव टू नर्चर ए कल्चर ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस के तरफ बिल्कुल नज़रअंदाजगी मत कीजिए कि हम मैनेज कर लेंगे। मुंबई में शब्द पॉपुलर है, जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ इज नॉट गोइंग टू वर्क। एक आध बार कुछ हो सकता है, बट देन एट ऑल लेवल्स कल्चर ऑफ कंप्लायंस हैज टू बी नर्चर्ड। उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अपने अपने बैंक्स में फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू द बोर्ड लेवल कल्चर ऑफ कंप्लायंस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। और ये सब हम करते समय अपने अपने बैंक के प्रोफाइल के आधार पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट का इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सहायता कर सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। एंड लास्ट पॉइंट आई वुड सी कि डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर ओवरसाइट, बोर्ड का ओवरसाइट टॉप मैनेजमेंट पे होगा, टॉप मैनेजमेंट का ऑपरेशंस के लेवल पे होगा। और ये सब करने के यदि हम ठीक ये 4-5 मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं, द स्काई इज द लिमिट फॉर अस। फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक होने के तो मिनिमम नॉर्म्स हैं दैट वी ऑल हैव टू अचीव। हम मानता हूँ लक्ष्मीदास जी हमें सब बैंकों को नेशनल कॉल दें कि आने वाले 3 वर्षों में हमारी सब 1500 बैंक्स दे हैव टू बी फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज। बिकॉज जब तक उस नॉर्म को हम अचीव नहीं कर पाते, हमारे ग्रोथ जितना भी हम मन में चाहते हो हम कर नहीं पाएंगे। तो इट शुड बी आवर नेशनल गोल, इट शुड बी द गोल ऑफ द सेक्टर दैट वी आर ऑल फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज। आज के दिन में जितनी संख्या फाइनेंशियल साउंड एंड वेल मैनेज बैंकों की है वो काफ़ी कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज बैंक न होने के कारण गवर्नेंस के इश्यूज ज़्यादा हैं, केवल एनपीए की बात नहीं है। तो हमारा गवर्नेंस हम ठीक से यदि हम काम कर सकते हैं तो आई एम श्योर बैंकिंग सेक्टर में, और आज जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से अपने देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस गति से हमारे यहाँ नए 18 से 20 हज़ार अर्बन सेंटर्स खुल रहे हैं, उन सब स्थानों पर देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो मैं मानता हूँ कि हम अपने एरिया का अध्ययन करें, हमारा विजन स्टेटमेंट बनाएं, हमारा मिशन स्टेटमेंट बनाएं और एक सक्षम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर आने वाले वर्षों में हम आगे आए, देश के विकास में अपना योगदान अदा कर सके, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।